गुड मॉर्निंग। आज का हमारा कक्षा 9th का नया अध्याय शुरू होगा, जीव में विविधता। प्यारे बच्चों, जीव में विविधता शब्द चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें विविधता शब्द को समझना बहुत जरूरी है। विविधता का अर्थ होता है असमानता, अंतर या विभिन्नता। असमानता, विभिन्नता, अंतर के हिसाब से हमें थोड़ा इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि विविधता होती क्या चीज है। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे अपने आकार के आधार पर वो भिन्न हो सकते हैं, अपने आवास के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, अपने जीवन काल के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, ऊर्जा ग्रहण करने के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो ये जो जीवों की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो भिन्नता इनमें पाई जाती है, वो विविधता कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं कोई जीव आकार में बड़ा होता है तो कोई जीव बहुत छोटा होता है। किसी जीव का जीवन काल बहुत अधिक होता है, जैसे कछुए का हमें ज्ञात है लगभग 300 वर्ष जीता है कछुआ। लेकिन कोई जीव बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, कम समय जीवन काल उनका बहुत छोटा होता है। इन्हीं विभिन्नताओं को विविधता कहा जाता है। अब जब विविधता की बात आ रही है तो अब बात आती है कि हमें इनको अलग कैसे करें। इसलिए इनका वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, और वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण से लाभ क्या होंगे। सबसे पहले वर्गीकरण से लाभ होगा, जीव का जैव विकास का अध्ययन करने में मदद मिल होती है। जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करेंगे तो उसका पादुक्रम हमें पता चलेगा कि पहले किस प्रकार के जीव प्रकृति में आए और उसके बाद फिर किस प्रकार के जीव का उद्भव हुआ। दूसरी बात है, इससे जीव को पहचानने में मदद मिलती है। वर्गीकरण का लाभ यह होगा कि जो जीव हमारे पास हैं उनसे जो है हमें उनको पहचानने में मदद मिलेगी। जीव के विशेष लक्षणों को समझने में आसानी होगी कि किस जीव का कैसा विशेष लक्षण है, उसको हम समझ सकते हैं आसानी से। एक जीव के अध्ययन करने से उस जीव समूह के जितने भी जीव होंगे उनके बारे में आसानी से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वर्गीकरण का लाभ होगा। जब वर्गीकरण हम करेंगे तो वर्गीकरण करने के उपरांत हमें उसका कुछ आधार भी मानना पड़ेगा, तभी जाके हम आजकल कर पाएंगे। तो जीव में उपस्थित समानताओं और विषमताओं के आधार पर जीव को समूह में रखना और उनका अध्ययन करना, या समूह से उनको अलग रखना, उनका अध्ययन करना। जीव का कोशिकीय संगठन या कोशिकीय संरचना किस प्रकार की है और उनके कार्य किस प्रकार के हैं, ये उसका आधार हो सकता है। एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, ये उसका आधार हो सकता है। जीव के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जा रही है या कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है, ये भी उसका एक आधार हो सकता है। जीव प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम है या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है, ये भी उसका एक आधार बन सकता है। इन्हीं आधारों को आधार मानते हुए वर्गीकरण करना एक संभव होगा। अब बात आती है वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। यह आप सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार की वो शारीरिक संरचना होगी और जिस प्रकार के उसके कार्य होंगे उस प्रकार से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं और उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक
बनावट अस्तित्व में आती है, तो यह शरीर में बाद में जो होने वाले कई परिवर्तन हैं उनको प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई देते हैं, कोई भी शरीर की बनावट अगर बन रही है और उसका जो पहले लक्षण दिखाई दे रहा है वही उसका लक्षण मूल लक्षण कहलाता है, या मूल लक्षण के रूप में उसको जाना जाता है। अब बात आती है जैव विकास की। अब तक जीव में जो निरंतर परिवर्तन हुए हैं, जीव में जितने भी परिवर्तन क्रमिक रूप से निरंतर हुए हैं, वे सभी परिवर्तन उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम होते हैं या हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। जीव में यह परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जीव में क्रमिक तथा निरंतर होने वाले परिवर्तन जो उनके जीवन यापन के लिए नई परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने में सक्षम रहता है, मदद करता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले जो है हमारे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन महोदय ने 1859 में एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसको दिया। तो जैव विकास के अवधारणा के आधार पर जीवों को दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक तो ऐसे जीव होते हैं जो आदिम जीव कहलाते हैं या निम्न जीव जिनको कहा जाता है। एक ऐसे जीव होते हैं जो उन्नत जीव कहलाते हैं या उच्च जीव कहलाते हैं। तो दो तरह के जैव विकास के अवधारणा के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया। निम्न जीव या आदिम जीव, कुछ जीव समूह की जो शारीरिक रचना है वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो ऐसे जीवों को आदिम जीव या निम्न जीव कहा जाता है। लेकिन कुछ जीव में जीव समूह की शारीरिक रचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें उन्नत जीव कहा जाता है। हुटेकर द्वारा जीव के 5 जगत बनाए उन्होंने। हुटेकर महोदय ने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया। सबसे पहले मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत। जीवों को इन 5 जगतों में बांटने के लिए उन्होंने एक रेखा चित्र दिया। वो रेखा चित्र देखो, जीवों का वर्गीकरण को 2 भागों में उन्होंने बांटा। उसको पहले कहा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जैसे कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, उन अंगकों में कोई विशेष आवरण उनका नहीं होता है। वो कोशिका दिल में बिखरे हुए रहते हैं। केंद्रक का कोई विशेष आवरण नहीं होता है, वो भी एक जनिनुमा संरचना उसमें होती है। तो इस आधार को मानते हुए प्रोकैरियोटिक जीव उन्होंने कहा, और प्रोकैरियोटिक जीवों को उन्होंने मोनेरा जगत में बांटा। मोनेरा जगत में आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जीवाणु की संरचना बनाई थी, नीली हरी सवाल बनाए थे आपके, साइनोबैक्टीरिया, ये इसके इस संघ के जंतु इसमें। यूकैरियोटिक सेल्स या यूरोटिक जीव 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, दूसरे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा जीव कहा उन्होंने,
जिसमें अमीबा पैरामीशियम यानी संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं को हम रखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उन्हें दो भागों में बांटा इसको भी। एक तो कहा कि कोशिका रहित जीव, एक कोशिका भित्ति सहित जीव, और दूसरे कोशिका भित्ति रहित जीव, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे दो भागों में बहुकोशिकीय जीवों को व्हिटेकर महोदय ने बांटा। कोशिका भित्ति रहित जो जीव हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उनको उन्होंने एनिमेलिया जगत में रखा, और जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको भी दो भागों में बांट दिया उन्होंने। कोशिका भित्ति वाले जीव को जब दो भागों में बांटा, उन दो भागों को भी उन्होंने एक तो ऐसे जीव बांटे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, एक ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसेंसिस क्रिया नहीं कर पाते हैं उनको उन्होंने कहा फंजाई, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्षम हैं, उनको कर सकते हैं, फोटोसेंसिस की क्रिया को कर सकते हैं, उनको उन्होंने कहा प्लांटी। तो व्हिटेकर द्वारा ये 5 जगतों की रूपरेखा इस प्रकार से है। अब इस वीडियो में आज हम इसी को देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। अगले वीडियो में हमें 5 जगतों के विभिन्न लक्षण और उसमें कौन कौन से जीव आते हैं इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।